मूवी की शुरुआत होते ही हम जॉन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बाय प्रोफेशन एक फिशरमैन है। हम देखते हैं कि जॉन अपनी छोटी सी नाव पर बैठकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा है। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे चारों तरफ समुद्र में फॉग नजर आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो समुद्र के बीचों बीच आ चुका है, इसलिए उसे इस तरह का नजारा नजर आ रहा है। जब वो कुछ दूरी पर और आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ी सी नाव नजर आती है और समुद्र के बीचों बीच में इस तरह से नाव को तैरते देख पहले तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर उस नाव को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई इसमें फंस ना गया हो। अब वो मदद करने के इरादे से सबसे पहले उस बड़ी सी नाव के पास पहुंचता है और फिर अपनी छोटी नाव को रस्सी से बांध देता है ताकि वो उसके पास ही रह सके, और इस बड़ी नाव में अंदर चेक करने के लिए चला जाता है कि आखिर कोई इसमें फंसा तो नहीं है। वो अंदर हर जगह जाकर चेक करता है लेकिन वहाँ पर तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो उस बोट का कोना कोना चेक करता है लेकिन फिर भी उसे वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बोट में जो खाना मौजूद था वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश था। वहाँ इंसानों के कपड़े भी टंगे हुए थे, मतलब एक तरह से कहे तो वहाँ पर इंसान होने का का पूरा सुराग था, लेकिन इंसान कोई भी नहीं था। पहले तो वो थोड़ा घबराने लगता है, फिर अपने आप को काम डाउन करता है और सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस बोट का मालिक अपनी छोटी बोट को लेकर फिशिंग करने गया होगा। वो बोट के ऊपर चढ़कर चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और फॉग भी इतना ज्यादा था कि उसमें देख पाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। अब वो वहाँ से आकर बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि इसके इंजन में थोड़ी सी खराबी आ चुकी है, इसलिए वो वहाँ से उठकर कंट्रोल रूम आता है और रेडियो के थ्रू मैसेज देने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बीच समंदर में एक बोट फंस चुकी है और ये यहाँ पर लावारिस की तरह पड़ी है, इसका मालिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा और अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। वो अपना इतना मैसेज देकर एक बार फिर से नाव के ऊपर आ जाता है। जॉन को लग रहा था कि अब तो मैंने मैसेज दे ही दिया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही जॉन ऊपर आता है वो अपनी नाव वहाँ न देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि अभी तो उसकी नाव यही थी, यही इसी बड़ी बोट की रस्सी से बंधी हुई थी, तो आखिर इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई। उसने तो अपनी बोट को बहुत अच्छे से रस्सी से कस कर बांधा था, तो रस्सी खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आखिर उसकी छोटी नाव गई तो गई कहाँ। उसके दिमाग में तो जैसे सवालों का गुबार चलने लगता है। इस समय जॉन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान होने के साथ साथ डरने भी लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ से फॉग भी हट चुकी है और आसमान तो पूरा पूरा क्लियर नजर आ रहा है। फॉग हटते ही वो जल्दी से दूरबीन को लेकर आता है और वहाँ दूर दूर तक अपनी नाव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नाव तो ऐसा लग रहा था कि कहीं विलुप्त हो चुकी है क्योंकि वो चारों तरफ देखने पर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि इस नाव का इंजन खराब था, तो ये नाव भी मूव नहीं कर सकती थी। पहले तो वो काफी देर तक हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है और इंतजार करता रहता है कि कोई न कोई तो यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन काफी देर बीत जाने पर जब वहाँ कोई नहीं आता तो वो समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बचकर निकलना है तो सबसे पहले उसे बोट ठीक करनी होगी, इसलिए वो उसी बोट से कुछ टूल्स को ढूंढने की कोशिश करता है। टूल्स मिलते ही काफी मशक्कत के बाद वो जल्दी ही इंजन को ठीक कर लेता है और अब तो उसकी बोट स्टार्ट हो चुकी थी। बोट के चलते ही वो चैन की सांस लेता है। जॉन तो इस तरह से खुश हो रहा था जैसे कि ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। अब बोट तो चल पड़ी थी लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी रास्ता ढूंढने की, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच में आने के बाद किनारा कहाँ है ये ढूंढ पाना काफी मुश्किल काम था। अब जॉन वही रेलिंग पकड़कर कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो रेलिंग से बाहर की ओर लटक जाता है। उसे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। हवाएं भी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसका ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो पानी में गिरने से खुद को बचाने के लिए कैसे भी करके कसकर रेलिंग को पकड़े रहता है और फिर अपना पूरा जोर लगाकर बड़ी मशक्कत के बाद ऊपर आ जाता है। जॉन बहुत ज्यादा घबरा चुका था। घबरा कर वो फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद होता है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि शायद ये हवा के प्रेशर के कारण है, लेकिन जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर निकलने के लिए डोर को खोलने की कोशिश करता है, डोर तो बाहर से लॉक हो चुका था। जॉन सारे तरीके अपनाता है लेकिन अब भी डोर नहीं खुला था। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और चलाते हुए कहता है कि अगर इस बोट में कोई भी बाहर मौजूद है तो मुझे परेशान बिल्कुल ना करे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ। मैं यहाँ पर मदद के इरादे से आया था, मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा, प्लीज दरवाजे को खोल दो। लेकिन जॉन के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी बाहर से कोई आंसर नहीं आ रहा था। अब ये तो कंफर्मेशन हो चुकी थी कि डोर पूरी तरह से बाहर से लॉक्ड है, लेकिन आखिर वो कौन है जिसने डोर को लॉक किया, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जॉन को ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई तो बोट में जरूर मौजूद है जो उससे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसे कैसे भी करके बाहर निकलना था, इसलिए वो वही वॉशरूम में लगी केबिन को खोलता है तो उस केबिन में उसे 4 उंगलियों के खून के निशान दिखते हैं। वैसे तो ये डराने वाली बात थी। उन निशानों को देखकर जॉन समझ जाता है कि कोई उससे तगड़ा मजाक करने की कोशिश कर रहा है। जॉन वहाँ के रैक में रखी सीजर को उठाता है और एक बार फिर से डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी दरवाजा अब तक नहीं खुला था। अब वो वॉशरूम में लगी विंडो से
बाहर की ओर झांकने की कोशिश करता है कि शायद बाहर कोई हो तो उसे मदद मिल जाए। विंडो से बाहर की ओर देखने पर उसे ये पता चलता है कि सामने से उसी की बोट की डायरेक्शन में एक बड़ी सी कार्गो शिप आ रही है और अगर कार्गो शिप उसकी तरफ आ गई तो उसकी ये बोट पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और फिर वो भी इसमें मारा जाएगा। इसलिए वो कुछ चीजों को उठाकर कार्गो शिप में मौजूद आदमी को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं था बिकॉज डिस्टेंस इतनी ज्यादा थी कि शिप में मौजूद कोई भी आदमी जॉन को नहीं देख पा रहा था। बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो अपनी बोट को रोकने के लिए वॉशरूम में ही पड़ी एक रस्सी का इस्तेमाल करता है और बोट को रोकने के लिए वो रस्सी को बाहर की ओर फेंकता है, लेकिन बाय मिस्टेक वो रस्सी बोट के पंखे से अटक जाती है और खिंचाव पड़ते ही उसका गला उस रस्सी से बंध जाता है। रस्सी के खिंचने की वजह से लगातार उसका गला दबता जा रहा था। इससे पहले कि जॉन का गला घुट जाता, वो जल्दी से वहीं पड़े टूल को उठाता है और इससे रस्सी को कट कर देता है। उसकी जान जाते जाते बची थी क्योंकि उसका पूरा गला लाल पड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्गो शिप उसकी डायरेक्शन में बढ़ रही थी और जल्दी वो शिप तक पहुंचकर इसको टक्कर मार देती है। टक्कर बहुत मामूली सी थी इसलिए वो तो बच जाता है, लेकिन उसकी बोट काफी ज्यादा टूट फूट गई थी। यहाँ तक कि लीकेज होने की वजह से उसके बाथरूम में लगातार पानी भर रहा था। जॉन बार बार चिल्लाता कि अगर कोई भी है उसके साथ इस तरह का मजाक ना करे। वो मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दिया जाए। अब तो उसे बहुत ज्यादा भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो वहीं लगे शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, शावर में भी पानी खत्म हो चुका था। वो वहीं जमीन में आ रहे समुद्र के पानी को पीने लगता है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि बोट में कोई बड़ा सुराग हो चुका है और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद वो इसी बोट में डूबकर मर जाएगा। जॉन एक बार फिर से डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। वो थक कर वहीं नीचे पानी में बैठ जाता है और देखते ही देखते उसे नींद भी आ जाती है। उधर रात भी काफी हो चुकी थी। अब हम बोट के ऊपर का सीन देखते हैं, जिसे देखने पर हमें ये पता चलता है कि उस बोट को कोई चला रहा है। हो सकता है ये कोई इविल हो, लेकिन आखिर कौन, ये किसी को नहीं पता। रात को समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसके कारण बोट का और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि जॉन को भी बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। इस वक्त वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। पानी तो इतना ज्यादा भर चुका था कि सिर्फ और सिर्फ उसका सर ही बाहर नजर आ रहा था। जॉन ने पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद उसकी जिंदगी का ये आखिरी पल है, लेकिन तभी उसे बाहर से खुटपुट की आवाज सुनाई देती है। वो एक लास्ट टाइम डोर के हैंडल को घुमाता है और ये क्या, दरवाजा तो झट से खुल जाता है। डोर खुलते ही जॉन बाहर की तरफ भागता है और सबसे पहले भागकर ऊपर आ जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ ऑक्सीजन का स्तर बिल्कुल कम हो चुका था। वो सबसे पहले जीप भरकर खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करता है और ये सोचने लगता है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले, क्योंकि अब तक जॉन को ये समझ में आ चुका था कि यहाँ कोई तो है जो कि उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से बोट में पानी भरता जा रहा था, उसे पता था कि जल्दी ये बोट डूब जाएगी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। बाथरूम का दरवाजा जो कि इस समय पूरा का पूरा टूटा हुआ था, वो नीचे से उसे उठाकर लाता है और बहुत सारी चीजों की मदद से वो एक नई बोट को बनाने की कोशिश करता है। जल्द ही वो उस दरवाजे की मदद से और भी सामान को लेकर वो एक छोटी सी राफ्ट को तैयार कर लेता है और जैसे ही सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, वो उसे पानी में डालकर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपनी राफ्ट में आ जाता है। वो उस राफ्ट की मदद से बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसे ये भी पता था कि ये राफ्ट बहुत दूर तक नहीं उसे ले जा सकती है, क्योंकि पता नहीं कि कब कौन सा तूफान आ जाए। अब 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अब भी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और वो बड़ी बोट भी वहीं खड़ी थी, वो भी नहीं डूबी थी, जिसे देखकर उसे ये पता चल जाता है कि अगर ये बड़ी बोट अब तक नहीं डूबी, इसका मतलब ये नहीं डूबेगी और उसे इसे ही ठीक करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो बड़ी बोट में आते ही सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर लीकेज हो कहाँ से रहा है। वो जल्दी से उस लीकेज को ठीक करने की कोशिश करता है और एक पाइप को तैयार करता है, जिसे वो बोट में फिट कर देता है, जिससे बोट में भरा हुआ सारा पानी समुद्र के अंदर जाने लगता है। और अब तो उसे पहले जैसे सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल नजर आ रहा था, यानी कि सब कुछ सही होते ही अब वो तैयार था यहाँ से निकलने की प्लानिंग में। एक बार फिर से वो कंट्रोल रूम में आता है और रेडियो के जरिए सिग्नल देने की कोशिश करता है। वो अपने मन की पूरी बात को एक बार फिर से कह देता है, लेकिन फिर भी पहले की तरह कोई जवाब नहीं आ रहा था। कोई आंसर न आने पर वो ऊपर आ जाता है और सबसे पहले मैप से रास्ते को फाइंड आउट करता है और अब वो बोट को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की प्लानिंग में था। लेकिन ये क्या, एक बार फिर से वो बोट उसे धोखा दे देती है, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के बाद वो बोट तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बोट को स्टार्ट करने की धुन में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजरें कुछ दूरी पर पड़ती हैं, जहाँ उसे एक और बोट नजर आती है और वो सामने से आ रही बोट की मदद लेने के लिए एक बार फिर से अपनी द्वारा बनाई गई राफ्ट का सहारा लेता है। वो जल्दी से पानी में जंप करता है और अपनी राफ्ट तक पहुंच जाता है और उस बोट की तरफ जाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है कि तभी वो क्या देखता है कि वही बड़ी बोट जिससे वो बहुत देर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली तेज स्पीड में चलती हुई उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। ये देखकर तो पूरी तरह से उसके होश ही उड़ चुके थे। जितना वो अपनी राफ्ट की स्पीड
तेज करता उतनी ही तेजी से वो बोट भी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। जॉन को समझ आ रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो ऐसा जरूर है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। इससे पहले कि वो बोट उसकी राफ्ट को टक्कर मार देती, वो जल्दी से पानी में जम कर जाता है और तैरते हुए मदद के लिए दूसरी बोट तक जाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाता, वो बोट काफी दूर निकल चुकी थी। अब जॉन भी बहुत जिद्दी था। उसने दिमाग में ठान लिया था कि चाहे वो पानी में अपनी जान क्यों न दे दे, लेकिन वो वापस उस बोट पर कभी नहीं जाएगा। उसे पानी में तैरते हुए काफी देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि रात हो चुकी थी। रात होते ही पानी का लेवल काफी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। अब तो जॉन की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें अटक रही थी। अपने आप को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर एक बार फिर से वो बोट पर वापस आने का फैसला करता है। अब ना चाहते हुए भी उसे वापस उसी बोट पर आना पड़ता है। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो जल्दी से बोट पर आता है और वहाँ के एक रूम में जाकर ब्लैंकेट को उठाकर उसे ओढ़कर इमीडिएटली सो जाता है। पूरी रात बीत चुकी थी और जब सुबह होती है तब जॉन की आँख खुलती है। सुबह जैसे ही जॉन की आँख खुलती है, वो एक बार फिर से वहाँ से बाहर निकलने का फैसला कर लेता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो डोर को खोलने की कोशिश करता है, डोर एक बार फिर से बाहर से लॉक हो चुका था। जॉन तो पूरी तरह से हैरानी में था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बाहर निकलने का मन बना लेता है। अब दरवाजे पर तो एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो पूरी तरह से लॉक था। इसलिए वो उसी रूम में लगे केबिन से एक बाहर स्टोरेज एरिया में आ जाता है और जितनी बार वो ऊपर जाने की कोशिश करता, वो फटाक से नीचे ही गिर जाता। और वो जगह तो इतनी ज्यादा सक्रिय थी, जिसमें गिरने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें भी आ रही थी। वो अपनी सारी कोशिशें कर लेता है, लेकिन स्टोरेज रूम का रोशनदान नहीं खुल रहा था और अब तो केबिन का डोर भी लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से वो रूम में वापस नहीं जा सकता था। इतना सब कुछ होने के बाद जॉन अपने आप को कोसने लगता है और ये सोचने लगता है कि आखिर वो मदद के लिए इस बोट में चढ़ा ही क्यों। तभी पहले की तरह खुटपुट की आवाज आती है और जैसे ही वो डोर को खोलता है, एक ही बार में दरवाजा खुल चुका था। अब सबसे पहले जॉन भागकर ऊपर की ओर आ जाता है और बोट के ऊपर आते ही उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो बोट इस वक्त एक किनारे पर पहुंच चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि ये बोट एक आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब तो वो इस आइलैंड से निकलकर सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। वो जल्दी से बोट से उतरकर उस आइलैंड पर आ जाता है और गॉड को थैंक यू कहते हुए कहता है कि चलो इस इविल बोट से मेरा पीछा छूटा। जॉन को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो इसी आइलैंड पे कोई न कोई आदमी मौजूद है जो इस बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो उस आदमी को मारने के लिए एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और कोनों कोनों में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस बड़े से आइलैंड पर आगे बढ़ता जाता, उसे चारों ओर सन्नाटा नजर आ रहा था। उस आइलैंड पर तो उसे एक भी आदमी की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा आइलैंड होने के बावजूद भी वहाँ कोई आदमी मौजूद ही नहीं है। वो उस पूरे आइलैंड पर अपने आप को अकेला देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से जल्दी से भागकर बोट की तरफ आने लगता है। बोट की तरफ आते ही वो एक बार फिर से हैरानी में चला जाता है, क्योंकि वो बोट ऑटोमेटिकली चल रही थी। अब वो सारी बातें समझ चुका था कि इस आइलैंड का और बोट का कुछ न कुछ आपस में कनेक्शन तो जरूर है और इन दोनों का कंट्रोल हो न हो इविल एनर्जीज के पास है। बोट तो इस तरह से लगातार मासूमियत के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कि वो अपने अगले शिकार को ढूंढने जा रही है। जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसकी अपनी भी एक जिंदगी थी और वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए वो उस पूरे आइलैंड पर घूमते घूमते एक दूसरे हिस्से पर आ जाता है और वो उस आइलैंड का पीछे का हिस्सा था, जहाँ आने पर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से उसने शुरुआत करी थी और वहाँ पर तो उसे इंसान भी नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उसकी बोट भी उसी जगह पर बंधी हुई थी जहाँ पर उसने पहले अपनी बोट को बांध रखा था, यानी कि जहाँ से उसने शुरुआत की थी वापस वो उसी जगह पर पहुँच चुका था। जॉन को तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है कि आखिर इस आइलैंड की हकीकत क्या है और उसकी बोट वहाँ से यहाँ तक लेकर कौन आया। सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल क्यों नजर आ रहा है और आखिर वो था कौन और इसके पीछे की हकीकत क्या है। ये सब कुछ मूवी में सस्पेंस दिखाया जाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।